जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के 21 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपार्टमेंटल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि मैं गरीब से गरीब बच्चे तक ये वीडियो को पहुंचा सकूं और उनमें शिक्षा का मैं स्रोत ला सकूं। तो बच्चों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो है, किसी अवशेषित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फेयर इज। स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो किसी भी चार्ज्ड इलेक्ट्रिक स्फेयर, हॉलो स्फेयर मतलब खोखला स्फेयर, खोखला गोला के अंदर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। बाहर में चार्ज कुछ भी रहे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, लेकिन अंदर में चार्ज आपको जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जीरो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट से अवसित 1 माइक्रोफैराड धारित वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। चार्ज्ड ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी। तो जी मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 कूलम। अगर आपने कूलम का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1 वोल्ट से अवशोषित 1 माइक्रोफैराड धारित वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा 1 कूलम। ये 1 कूलम का डेफिनेशन भी है, मतलब परिभाषा भी है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लो। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। इसकी गति क्या होगी? समरूप, त्वरित, अपसरित, अवमंदित, यूनिफॉर्म, एक्सिलरेटेड, ड्रिफ्टिंग या फिर डिसएक्सिलरेटेड। तो मैं बताना चाहूंगा किसी भी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित यानी कि एक्सिलरेटेड होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या होती है? एक्सिलरेटेड होती है, त्वरित होती है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। ये आंख मूंद के आप बता सकते हैं कि ये आपका मात्रक है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, यानी विद्युत ऊर्जा का। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? जी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने लेंज लॉ पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि लेंज लॉ का जो नियम है वो एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि लॉ कैन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। मतलब ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं, सिर्फ ये एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्य आकाश का परावैगुणता का मान होता है। ये आप बहुत सारी क्वेश्चंस में भी ये ऑप्शन आप देखोगे कि मुख्य आकाश का परावैगुणता का क्या मान होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। क्या होता है इसका मान? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोला जाता है। ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट भी इसको आप बोल सकते हैं। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। आप इसके साइन वगैरह सबको अच्छे से आप देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 50 माइक्रोफैराड धारित वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अवशेषित किया गया है। संधारित्र की ऊर्जा होगी अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड इज चार्ज विद 10 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है आपको, ये सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन
ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन होगा आपको बी। इन सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो के बाद, अगला एक वीडियो आएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा थर्ड वीडियो, उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से समझाऊंगा, जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। अगर अभी मैं इस क्वेश्चन को बताने लगूं तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा और वीडियो खामखा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप न्यूमेरिकल वाला वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक भी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैन डिग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। पूछा जा रहा है वैन डिग्राफ मशीन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। वैन डिग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच जनरेट्स, तो क्या जनरेट करता है वैन डिग्राफ मशीन जो है, सो हाई वोल्टेज जनरेट करता है, मतलब उच्च वोल्टता जनरेट करता है। वैन डिग्राफ मशीन क्या जनरेट करता है, उच्च वोल्टता जनरेट करता है। ये सब आप याद कर लो, वैन डिग्राफ उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकंड विल बी। जी मैं बताना चाहूंगा ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को आप वीडियो 3 में आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप अपने से पहले सॉल्व कर लेना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको क्या होगा, बी होगा। क्यों, इसका एक फॉर्मूला होता है I बराबर N, स्मॉल n कैपिटल N नहीं, इंटू Q बाय T। T बोले तो टाइम, I करंट, Q चार्ज हो गया, T टाइम हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्या होगा सो। ठीक है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो n निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, I इंटू टी बाई क्यू करके आप निकाल दीजिएगा। अब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन, तो बताना चाहूंगा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो जो है वो डिपेंड होता है EMI पे। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो यानी डायनेमो का कार्य सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। इसको हम लोग शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं। EMI मतलब वो फ्रिज टीवी वाला EMI नहीं, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम डायनेमो मतलब जनरेटर, डायनेमो आप कह लो, मोटर वगैरह मैं खरीद के लाया हूं EMI पर। EMI मतलब दुकान से गया मैं EMI पर खरीद के लाया हूं, आप उससे भी याद कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 50 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बूंद बनाती है। मतलब 64 एक जैसा बूंद है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, वो कंबाइन करती है मतलब मिलती है और एक साथ एक बड़ा बूंद बनाती है। ठीक है, तो बड़ी बूंद की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो है सो आपको सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं। वैसे ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बराबर बोर्ड में आता है, तो आप इसका आंसर ऐसे 20 माइक्रोफैराड है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ, मैं आपको याद करने नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो कि ये 20 माइक्रोफैराड होता है। अगले वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। When light enters from one medium to another, the quantity which remains constant is, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होगा। ये लाइट है, ये एयर है, ये वाटर है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ना यही है। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कांस्टेंट रहेगा लाइट की,
क्या लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। क्या लाइट का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, यानी आयाम कांस्टेंट नहीं रहेगा, ना वेग कांस्टेंट रहेगा। तरंग लंबाई वेवलेंथ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कांस्टेंट रहेगा वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो कि कांस्टेंट रहेगा, यानी आवृत्ति, लाइट की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति ही सिर्फ कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन कांस्टेंट, प्रकाश की आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। जी मैं इतना बार क्वेश्चन इसलिए दोहरा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये मैल की तरह बैठ जाए। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर कर दो, जिससे कि मैं गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंच सकूं और उनके यहां मैं शिक्षा का स्रोत, शिक्षा का संचार मैं कर सकूं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 ओमेगा प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। A current flows in a wire of resistance 5 omega having potential difference 7 volt for 20 minutes. The heat produced will be। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम कैसे इसको निकालेंगे। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ही एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे इसका मैं आपको बोल ही दिया हूँ कि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना, और आपके सहूलता के लिए मैं बताता हूँ इसका 2800 कैलोरी आंसर होगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बना पा रहा हूँ। इसका जस्ट 3rd वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा, उसमें आपको हर एक न्यूमेरिकल्स का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रतिघात का मात्रक है, रिएक्टेंस का मात्रक है, मतलब यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रिएक्टेंस क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, उसके ऑपोजिट जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, तो रिएक्टेंस का मात्रा क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, रिएक्टेंस का मात्रक होगा ओम, प्रतिघात का मात्रक है ओम। ओम ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे आप इसको कह सकते हो, ओमेगा है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी अवधारण क्षमता, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर, क्या होगी? जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको कि आप क्या बोलते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसका जो ये ट्यूब होता है दोस्तों, ये जो इसका ट्यूब होता है, ठीक है, ये इसका ट्यूब होता है, जब इसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन जो है सो बढ़ जाएगा। कैसे? आप इसके उदाहरण के लिए आप एक लेंस देख सकते हो, जो लेंस से आप नक्शा वगैरह देखते हो, वो आप लेंस से इसको समझ सकते हो कि जब हम जैसे ही ये लेटर जैसे हम लेंस में देख रहे हैं, अगर हम लेंस ऊपर कर लेंगे तो मतलब क्या होगा? जो इसका जो ये क्या मैग्नीफाइंग पावर है, यानी अवधरण क्षमता है, वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेटर बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो वही कहना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी अवधरण क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरणों के लिए, ठीक है, आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2, मतलब एक प्रिज्म है, प्रिज्म को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसमें I1 रे आता है कोई, तथा निर्गत कोण I2, मतलब फिर I2, यानी कि यहाँ से फिर I2 निकल जाता है। तो ये पूछ रहा है किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, मतलब फॉर अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड एंगल इमर्जेंस I2 इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ रे। तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि जब इसके लिए ऑप्शन होगा बी, I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब ये जो एंगल होगा I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मतलब ये घुस रहा है वो प्रिज्म में, और जो बाहर जा रहा है
ठीक है, I2 वो छोटा होगा और I1 जो है एंगल बड़ा होगा। मतलब एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए अपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 में होगा, उसमें I1 जो है सो बड़ा होगा I2 से। ठीक है, I1 विल बी ग्रेटर देन I2। ठीक है, ये एक दो केस होता है इसमें, वो एक केस है। फिर एक दूसरा केस होता है जिसमें I1 लेस देन I2 होता है। तीसरा केस होता है जब ये बराबर होता है। ये तीनों केसेस मैं आपको जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर होगा। मतलब डेसिमल बाइनरी में 25 को अगर हम लिखेंगे, डेसिमल में बाइनरी को 25 में लिखेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊँगा। ये बाइनरी डिजिट में इसको लिखा जाता है। आपको बाइनरी डिजिट में 0101 करके हम लोग लिखते हैं। अब कैसे ये बाइनरी आपको हमको हल्का पढ़ाना पड़ेगा, वो आपको मैं थर्ड वीडियो जो है उसमें बता दूंगा, या फिर बाइनरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए संभव नहीं है बताना कि 25 कैसे आया, इसके लिए बी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यदि एक गोले पर अवशेष 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो बताना चाहूँगा इसके लिए होगा 36 पाई 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। मतलब ये बी होगा आंसर। न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच सीरीज फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो है आपको बामर सीरीज में पड़ती है। ठीक है, इसमें हर एक तरह का सीरीज होता है। ब्रैकेट सीरीज होता है, पास्टन सीरीज होता है, लाइमैन सीरीज होता है और बामर सीरीज होता है। ठीक है, ये सभी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसका ये पार्ट है। तो मैं इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपने पढ़ा होगा तो ये बामर सीरीज का है। ठीक है, प्रकाश किरण के तीखी कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण की तीखी कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज इज कॉल्ड, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। विवर्तन, प्रकाश किरण की तीखी कोण पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण की तीखी कोण पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिखाए गए परिपय खंड को में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ये आपको कैपेसिटेंस का ये सर्किट बना हुआ कैपेसिटर का। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं अगले आने वाले वीडियो जो है थर्ड वीडियो उसमें मैं बताऊंगा। वैसे इसका जो है सो ऑप्शन आपको होगा 20/9। आप लोग चेक कर लो इसको, 20/9 इसका ऑप्शन होगा। और आप अभी थर्ड वीडियो जो है उसमें आप चल जाओ, ऊपर में आपको लिंक मिल रहा होगा, आपको पूरे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका मिल जाएगा वहाँ सॉल्यूशन कैसे बनाया गया। ठीक है, बाय। नीचे दिखाए गए परिचय खंड में ए तथा बी के समतुल्य धारित होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक साल ये पूछा जाता है इस तरह का, और ये क्वेश्चन मतलब हल्का फुल्का चेंज रहता है, इसमें आप आसानी से बना लो। कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कैपेसिटर है तीन, यहाँ आपको 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ, यहाँ 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ। देखिए, जो कैपेसिटर ऐसे मतलब ये जैसे ये सीरीज में आपको है। ठीक है, सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो इसको मैं जोड़ूंगा। 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइक्रोफैराड। इसको मैं जोड़ लूँगा। कैपेसिटर के केस में ये ऐड हो जाता है, तो ये 5 माइक्रोफैराड हमको मिल गया, यानी कि यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, अब ये सीरीज में आ गया। अब ये आपको सीरीज में आ गया 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। अब यहाँ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये C1 है मेरा क्या है, ये 5 है, और C2 क्या है मेरा 4 है। ठीक है, याद रखिएगा C2 है और ये C1 है। तो अब हम करेंगे 1/5 प्लस 1/4 बराबर, अब इसको आप जोड़ लीजिए, बट्टा वाला जोड़ है
20 हो गया, और यहाँ 4 प्लस 5 हो गया, तो 9/20, यानी कि 1/c बराबर 9/20। अब इसको आप रिवर्स करना नहीं भूलें, मतलब पलटना नहीं भूलें, ठीक है। यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, 20/9, ठीक है। इसको 1/c जो आया 9/20, इसको हमको पलट देना है, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि होगा c बराबर 20/9। लोग सब क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ करना भूल जाते हैं, जिससे कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 20/9, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और आप फार्मूला इसका देख लीजिए एक बार फिर से, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है, जब सीरीज़ में होगा। और अगर पैरेलल में हुआ तो ये अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल के केस में हम लोग सीधे इसको जोड़ देंगे, c1 प्लस c2 बराबर c, ठीक है। अब हम जो है सो आपको बताना चाहेंगे कि जब जो कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में, इसके बाद एक और वीडियो है जो कि 22 नंबर ऑब्जेक्टिव से चालू होता है। उसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये जो न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव उनका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, कैसे आप 1 मिनट के अंदर चुटकियों में कैसे आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे न्यूमेरिकल्स के। ये सब न्यूमेरिकल्स आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपको हर एक का नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कोई टेंशन नहीं करना है, आपको कोई घबराना नहीं है कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा नहीं बनेगा। सर सब न्यूमेरिकल्स बनेगा, आप लोग को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं न्यूमेरिकल्स का डर आपके दिमाग से निकाल दूंगा।